प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी को लेकर ही चलना जरूरी है। एक बाजू वैश्वीकरण, उदारीकरण और कंपनीकरण का विरोध तो सैद्धांतिक रूप से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस, मजदूर संगठनों से लेकर बहुत सारे संवेदनशील नागरिकगण भी, और राजनीतिक दलों की बात ले लें तो उसमें भी कई सारे दल सैद्धांतिक दृष्टि से तो इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का और उसके साथ आ रही विकास के नाम पर आ रही जीवन प्रणाली का या नियोजन प्रणाली का धिक्कार करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में जो संघर्ष धरातल पर चल रहा है, जो एक एक संसाधन को लेकर इतना कुछ भुगत रहे हैं और अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग मोर्चों पर किस प्रकार से जनशक्ति और रणनीति के आधार पर चले हैं, इसका बार बार सोच विचार करते हुए वो अपना कुछ न कुछ छोटा सा टुकड़ा, कुछ पानी का संग्रह, एक आधी नदी, एक आधा पहाड़, जंगल का, झाड़ का एक आधा छोटा सा खंड, ये बचाने में लगे हुए हैं। या मैं कहूँ राजा जी, आपको शहरों की स्थिति को भी इससे जोड़ना जरूरी है, क्योंकि शहर में भी आज जो जमीन पर आक्रमण या हमला हो रहा है वो भी बहुत भयंकर है। और इंदौर की जगह पर बैठते हुए और पीथमपुर से धार तक का पूरा क्षेत्र जैसे कि हड़पने में लगे हुए हैं शासक बिल्डर्स के पूरे गठबंधन, जिनके साथ पुलिस प्रशासन भी शामिल है, कंपनियां भी शामिल है और प्रत्यक्ष नौकरशाह और जनप्रतिनिधि शामिल है। वो हम लोग सब बहुत नजदीक से देख रहे हैं। तो जब एक बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का देश में बनता है और बहुत सारे युवा इसमें कूद पड़ते हैं, कम अधिक चढ़ उतार के साथ भी वो मुद्दा तो बना हुआ है और एक कानून, कोई भी मसौदे का आकर ये सब स्थिति भ्रष्टाचार मुक्ति की तरफ बढ़ने वाली नहीं है। एक प्रकार से इस देश में सबसे बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो प्राकृतिक पूंजी को हड़प कर हो रहा है, जिसके द्वारा करोड़ों और अब्जों की संपदा, अंबानी लीजिए, अडानी लीजिए, टाटा, बिरला, जिंदाल, मित्तल लीजिए, या एक एक बिल्डर भी जिस प्रकार से कमाई करता जा रहा है, और हम कहते जाते हैं कि लाखों लोग भूखे हैं, लाखों प्यासे हैं, लाखों करोड़ों पेंशन के बिना है, वृद्धावस्था में जीना मुश्किल है, और फिर कुछ चंद कानूनों का छिड़काव होता है एक प्रकार से कल्याणकारी राष्ट्र की भूमिका लेकर। लेकिन जो सुरक्षा देने वाली संसाधनों की पूरी पूंजी देश के बड़े पैमाने पर आज भी बनी हुई जनसंख्या के हाथ में है, वही बराबर छीनने की कोशिश है। ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो आप सबके बहुत नजदीक है, इसका अगर आप लोग अध्ययन करें, कईयों ने किया भी है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा उसका पूरा क्या चेहरा है, क्या रूप है, ये अभी भी कईयों को मालूम नहीं है। अब शहरों के भर बीच से नदी नहीं तो रास्ते के भी किनारे, जो पहले छोटा सा था और वहां रेलवे कॉरिडोर आने वाला है, उसके किनारे बसे हुए भी हजारों बस्तियों की एक प्रकार से कत्ले आम होना, ये भी ये डीएमआईसी कर रहा है। 90 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट और अधिकांश जापानीज बैंक से पैसा लेकर 10,000 और 20,000 हेक्टेयर का एक एक इंडस्ट्रियल जोन ये खड़ा करता है, और वो भी हरी भरी खेती है, या भरे पूरे जनसंख्या के गांव है, या थोड़े बंगले जैसे भी ये एक प्रकार से पड़ाव है। इसको भी न देखते हुए, कुचलते हुए बुलडोजर चलाते हैं, और उसमें एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स और रियल एस्टेट, ये सब विकास और औद्योगिकरण के नाम पर आता है, जबकि औद्योगिकरण भी उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, और बाकी ये सब फैन फेयर या पैराफर्नैलिया जो भी कहे, वो सब इतनी सारी हरी भरी खेती हड़पता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के भी आंकड़े दिखाते हैं कि 10 साल में 180 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन गैर खेती की तरफ मुड़ी गई।
इसलिए भूजल भी कंपनियों को देना, खनिज संपदा तो देना ही। हमको समझ में भी नहीं आता है कि पेट्रोल की दरवाढ़ क्यों होती है। कोई प्रणब मुखर्जी या कोई अंतरराष्ट्रीय बाजार का मूल्य नहीं, सीधे सरल अंबानी परिवार तय करता है और पूरी जनता उसको भुगतती है और उनको हर बार अधिकांश प्रॉफिट कमाई के सामने कोई चीज दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले भी जब जनादेश की यात्रा चली थी तब भी जो कमेटी बनी थी खुद प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्षता में बनी थी। ये एक हासिली भी थी राजा जी और सभी साथियों की, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी उसको नजरअंदाज कर दिया, हर किसी ने हर आंदोलन को बल देना चाहिए। नहीं तो विदेशी पैसा और विदेशी पूंजी और इसके आधार पर चलने के सिवाय रास्ता नहीं रहता। इसको कहीं ना कहीं काटने की जरूरत है और उसका विकल्प भी देने की जरूरत है। वो अधिग्रहण नहीं, वो अधिकार चाहिए। वो अधिग्रहण नहीं, वो अधिकार चाहिए। वो अधिग्रहण